सो हे गाइस, जैसे कि हमने द ग्रेट रूलर सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अमूचन के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट इस कंपटीशन को जीत चुके होते हैं तो मिस्टर हाउ उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर आप लोग कौन कौन सी एकेडमी में जाना चाहते हो। जैसे कि फिर सभी के सभी लोग अपने अपने लिए अपनी अपनी पसंदीदा एकेडमी को चूज कर लेते हैं, लेकिन मूचन उस एकेडमी को सिलेक्ट करता है जिसमें अभी भी मौजूद होती है लुओली, और इस एकेडमी का नाम होता है नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी। इसके बाद अब ये कहानी आगे बढ़ती है और हमें लुओली को भी दिखाया गया था जो कि अभी भी मूचन का इंतजार कर रही है। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ल्यू रियल्म को, जहाँ पर हम ल्यू मोबाइल के साथ में उसके डैड को देखते हैं और वो उसको एक थप्पड़ मारते हुए उससे ये कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही बड़े वाले लूजर हो, तुम तो अपने लिए एक सीडेड प्लेस को भी नहीं ले पाए। मैंने तुमसे कितनी उम्मीदें लगाकर रखी हुई थी लेकिन तुमने उन सारी उम्मीदों पर पानी फिर दिया। मैं तुमसे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो ल्यू मोबाइल ल्यू किंगटियान से कहता है कि डैड मुझे माफ कर दीजिए और आप मुझ पर भरोसा कीजिए कि मैं होली स्पिरिचुअल एकेडमी में जाकर बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करूंगा, जिससे कि फिर मैं आने वाले समय में मूचन को तो जरूर से हरा दूंगा और मेरी जो बेइज्जती हुई है मैं उसका भी बदला लेकर रहूंगा। तो ल्यू किंगटियान उससे कहता है कि ये बहाने मेरे सामने मत बनाओ, ये मत भूलो कि तुम हमारे इस ल्यू रियल्म के यंग लॉर्ड हो और तुम्हें केवल चिंता है मूचन के साथ में होने वाले कंपटीशन को लेकर। लेकिन जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि मूचन जाने वाला है नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में, तो आखिर वो अपनी सीडेड प्लेस का क्या ही यूज करना चाहता है। लेकिन चाहे जो भी हो, हम उसके टैलेंट को जरा सा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मुझे पूरा यकीन है कि वो फ्यूचर में जरूर से कुछ ना कुछ तो बनकर ही दिखाएगा। इसीलिए तुम इस बात को मत भूलो कि आने वाले समय में वो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन के सामने आ सकता है और हमारी इस रियासत को फैलने में भी वो मुसीबतों को जरूर से खड़ा करेगा। क्योंकि जब बारी आएगी ल्यू रियल्म को मू रियल्म को पूरी तरीके से खत्म करने की, तो हमें कुछ भी करके मूचेन और उसके डैड को तो जान से मारना ही होगा। तो फिर ल्यू मोबाइल अपने डैड की बात को सुनकर तुरंत ही ये कहने लगता है कि आप मुझे बताइए हम लोग इस काम को अंजाम कब देने वाले हैं। तो ल्यू किंगटियान कहता है कि अभी हमें ऐसा करने की कोई भी जल्दी नहीं है। क्या तुम ये भूल चुके हो कि अभी भी यहाँ से निकलने के लिए तुम लोगों के पास में 2 महीनों का समय है। इसीलिए हमें ये सारी की सारी चीजें बहुत ही सोच समझ कर करनी होंगी और अगर मौका मिला तो हमें उनकी पूरी की पूरी फैमिली को भी खत्म करना है, जान से मारना है। क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमारे लिए कोई भी हमारा छोटा सा भी दुश्मन बचे। और इतना याद रखना कि हमारी इस प्लानिंग के बारे में किसी भी बाहरी वाले को पता ना चले और हमारी इंफॉर्मेशन को लीक होने से रोकने के लिए हमें मू रियल्म वालों को किसी चीज में उलझाना होगा, वरना अगर उन्हें थोड़ी सी भी भनक लगी तो वो हमारे बारे में समझ जाएंगे और मूचन को कहीं दूर भेज देंगे उसको बचाने के लिए। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि कोई भी हमारी ल्यू रियल्म के सामने आया हमारी बाधा बने, क्योंकि अब ये मेरा सफर शुरू हो चुका है इस पूरी की पूरी नॉर्थर्न स्पिरिचुअल टेरिटरी का राजा बनने की, एक ऐसा द ग्रेट रूलर जो कि आज तक कभी भी ना बना हो। क्योंकि विनर के पास में हमेशा ही सब कुछ होता है और लूजर्स के लिए कुछ भी नहीं बचता, और 5 ग्रेट एकेडमी से भी हमें यही कहना है। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मू फैंग को, जिनके पास में तभी पीछे से वहां पर पहुंच जाते हैं अंकल जो। मू फैंग से ये कहने लगते हैं कि हमारा मूचन तो वाकई में काफी अमेजिंग है, मुझे तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो 5 ग्रेट एकेडमीज में सीडेड प्लेस को पालेगा, इसीलिए ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो मू फैंग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तुम उसको ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। तो फिर अंकल जो ये कहने लगते हैं कि जब हमारे मूचन ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है तो फिर आप किस बात की चिंता कर रहे हो। मू फैंग को असल में चिंता होती है ल्यू किंगटियान के गुस्से की। मू फैंग कहते हैं कि मैं इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि ल्यू किंगटियान कभी भी अपनी हार को इतने जल्दी नहीं भुलाता और वो इसको भी नहीं भुला पाएगा। सीडेड प्लेस ना मिलने की वजह से वो कुछ ना कुछ तो जरूर से ही करेगा। अंकल जो कहने लगते हैं कि आने दीजिए, हम उससे निपट लेंगे। अगर वो वाकई में हमारी मू रियल्म में घुसने की कोशिश करेगा तो हम उसको ठीक तरीके से समझा देंगे। मू फैंग कहते हैं कि अच्छा है, लेकिन हमें इन दिनों बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा। तो अंकल जो भी कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, ये ल्यू रियल्म वाले तो है ही जंगली, हमें इनसे अपने लोगों को बचाते रहना पड़ेगा। इसके बाद फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं मूचेन को जो कि अपना कल्टीवेशन कर रहा था, और उसके उसी कल्टीवेशन को करते करते हमें दिखाया जाता है मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जहाँ पर अब वो चलते चलते सीधा जाने लगता है जियो युगो की तरफ, जो कि मूचेन के अंदर से ना निकल पाने की वजह से वहीं पर आराम ही कर रही थी। और मूचेन के आते ही उसकी तुरंत ही आंख खुल जाती है और वो तुरंत ही मूचेन से ये कहने लगती है कि अब आकर तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। तो मूचेन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी और काम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने पिछले कंपटीशन में मेरी काफी ज्यादा मदद की है मुझे सही रास्ते दिखाकर। इसीलिए वो उसके सामने सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा करता है। तो जियो उससे ये कहने लगती है कि आकर तुम ये सब कुछ दिखाकर साबित क्या करना चाहते हो, क्या तुम खुद को मेरे सामने अच्छा दिखाना चाहते हो। लेकिन तुम इतना मत भूलो कि मेरी उम्र हजारों साल है, इस वजह से मैं इंसानों को बहुत ही अच्छे तरीके
अच्छे से जानती हूँ कि तुम सभी के सभी लोग बहुत ही बड़े वाले इविल होते हो। तो फिर मूचन उससे कहने लगता है कि देखो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम बेकार में ही मेरा मूड खराब कर रही हो। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने कभी भी तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए रोका नहीं है, बल्कि तुम तो खुद ही जानबूझकर मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आकर रहने लगी हो। यहाँ तक कि शुरुआत में तो तुम मेरी कॉन्शियसनेस को ही मिटाना चाहती थी, तो फिर मैं कैसे ही तुम पर भरोसा कर लूं। तो फिर जियूको तुरंत ही गुस्से के साथ में मूचन से यह कहने लगती है कि तुम क्या सोचते हो, क्या मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे अंदर रह रही हूँ? मैं तो इस बेकार सी जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, और अगर ये मान भी लूं कि हाँ मैं ठीक है तुम्हारी कॉन्शियसनेस को मिटा दूं, तो आखिर मैं क्या ही करूंगी इतनी कमजोर बॉडी का जो कि अभी भी स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर हो। जो चीज सुनकर मूचन की तो काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। जिस बात को सुनकर फिर मूचन ये कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो प्लीज आप यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि आपके हिसाब से तो मेरी स्ट्रेंथ आपके किसी भी यूज में नहीं है। तो फिर मैं ऐसी स्पिरिट को अपने अंदर क्यों ही रखूं जिसे मेरी कोई परवाह ही ना हो। तो फिर जियूको मूचन से कहती है कि अगर मैं यहाँ से निकल पाती तो मैं कब का निकल चुकी होती। मुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी तुम जैसों की इजाजत लेने की या तुमसे पूछने की। और अगर तुम वाकई में ये चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो जल्दी से मेरे सामने इस बनी हुई शील्ड को डिसअपियर कर दो, क्योंकि इसके होते हुए मैं यहाँ से जा नहीं पाऊंगी, इसीलिए जल्द से जल्द इसको यहाँ से हटा दो। मूचन ने सोचने लगता है कि जब ये टेक्निक जियूको बर्ड को अपने अंदर ट्रैप कर सकती है, तो आखिर इस ब्लैक पेपर टेक्निक का पावर लेवल कितना ज्यादा हाई लेवल का होगा। पहले के समय में जब मूचन स्पिरिचुअल लैंड में था तब उसको किस्मत से ये टेक्निक मिल गई थी। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये ब्लैक पेपर टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तभी जियूको मूचन से ये कहने लगती है कि अब क्यों आकर वहाँ पर खंबे के जैसे खड़े हुए हो? पहले तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ से चली जाओ, शील्ड को यहाँ से हटा दो, मैं खुद से ही यहाँ से चली जाऊंगी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी स्पिरिट लेना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस कैद खाने के अंदर मुझे कैद करके मेरी स्पिरिट को रिफाइन करने की प्लानिंग बना रहे हो? लेकिन इस बात को याद रखना कि मेरा जो जियूको क्लेन है वो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होने देते कि उनके क्लेन की स्पिरिट को कोई और ही ले जाए, फिर चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी बड़ी फाइट क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट को लेने नहीं दूंगी। लेकिन मूचन उससे साफ साफ ये कह देता है कि असल बात तो यह है कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे खुद ही इस ब्लैक पेपर टेक्निक को कंट्रोल करना आता ही नहीं है। जिस बात से जियूको काफी ज्यादा गुस्से में आती है और उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश करने लगती है। वो मूचन से ये कहती है कि यानी कि तुम्हारे पास में वो एबिलिटी ही नहीं है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको, तो आखिर क्यों यहाँ पर मेरे सामने खड़े हुए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। जिससे फिर मूचन उससे ये साफ साफ कह देता है कि मेरे बिल्कुल भी इंटेंशंस ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हारी पावर्स को लेना चाहता हूँ या तुम्हारी स्पिरिट को लेना चाहता हूँ। मुझे ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से याद है कि तुमने मेरी मदद की थी, और आखिर मैं कैसे ही अपने मददकर्ता के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कर सकता हूँ? जिस बात को सुनकर जियूको भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। मूचन उसको ये बताता है कि मेरी करंट एबिलिटीज के हिसाब से मैं ना तो इस ब्लैक पेपर टेक्निक को कंट्रोल कर सकता हूँ और ना ही इसको डिसअपियर, लेकिन मैं ये बात जरूर से जानता हूँ कि मैं इससे निपटने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर से निकाल लूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपने पावर लेवल को बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि केवल तुम ही यहाँ पर फंसी हुई हो, मैं भी यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, और अब जब तक मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से बाहर की तरफ भी जाने लगता है। और जियूको भी मूचन के बातों को सुनकर सोच में पड़ चुकी थी। वो पुरानी बातों को याद करने लगती है जब ब्लैक पेपर टेक्निक ने जियूको को अपने अंदर फंसा लिया था और वो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसमें मूचन का तो कोई हाथ भी नहीं था। उसने जियूको से कहा था कि तुम्हें जरूरत है अभी शांत होने की, नहीं तो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगी। उस पल को याद करने लगती है जब मूचन की ट्रेनिंग उसके मास्टर के साथ में चल रही थी। तब वाकई में उसकी हिम्मत देखने लायक थी, क्योंकि मूचन उस वक्त केवल एक स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर ही था, लेकिन फिर भी उसने ऐसी टेक्निक्स को सीख लिया जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती। जियूको को वो पल भी याद आता है जब मूचन के ऊपर एक बंदा उसके फेस पर अटैक करना चाहता था। इसके बारे में जियूको ने ही उसको बताया था कि ये तुम्हारे गाल पर थप्पड़ लगाना चाहता है, जिससे पहले मूचन ने उसको स्लैप करके उससे अपना काम भी निपटा लिया। इसी वजह से फिर जियूको का भी मूचन में इंटरेस्ट जागने लगा था और उसने ल्यू मोबाइल से होने वाली फाइट में भी मूचन की मदद की थी। उसे बताया था कि आखिर तुम्हें क्या यूज करना चाहिए ल्यू मोबाइल से छुटकारा पाने के लिए। मूचन के अंदर होने की वजह से उसे मूचन के हर एक इमोशन के बारे में भी पता है, और उसे ये भी पता होता है कि आखिर मूचन ने ये बात क्यों कही थी कि जो चीज उससे बिलोंग करती थी आखिरकार वो उसको पा ही चुका है, और अब किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है कि वो उसको मूचन से छीन सके। इसीलिए अब जियूको का मूचन को देखने का नजरिया ही बदल चुका है। वो ये कहने लगती है कि ये बंदा इस दुनिया में पाए जाने वाले इविल ह्यूमन से तो काफी ज्यादा अलग है। उसका नेचर, उसकी सोच बाकी के इंसानों से काफी ज्यादा अलग है। और दूसरी तरफ मूचन यहाँ से जाते हुए ये सोचते
चाह रहा था कि उसको अब अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा हार्ड करना होगा, तभी जाकर वो अभी की तुलना में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। और केवल यही वो तरीका है जिसकी मदद से वो ब्लैक पेपर को कंट्रोल कर पाएगा। इसके अलावा उसके पास में और कोई भी तरीका नहीं है अपनी खुद की बॉडी को कंट्रोल करने का। जिसके बाद फिर वो फाइनली अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल भी चुका था। और फिर मैं अगले ही सीन में मू रियल में बनी हुई स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मौजूद होते हैं मू फैंग, जहाँ पर तभी उनके पास में आ जाते हैं मिस्टर वैन। वो मू फैंग से ये कहने लगते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सेकेंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन बनाई थी, अब वो तो और भी ज्यादा स्मूथली तरीके से काम करने लगी है। इसलिए अब ये बात मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन और मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। तो मू फैंग भी उनका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहने लगते हैं कि आपने हम लोगों के ऊपर जो उपकार किया है वो हमारा सौभाग्य है, जो कि आपकी मदद हमारी मू रियल्म को मिल रही है। तो मिस्टर वैन कहते हैं कि मेरा छोड़िए, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी यंग लॉर्ड मू चैन का, क्योंकि अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो हम लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन को तो बना ही नहीं पाते। उनके टैलेंट की वजह से हमारे ये सारे के सारे काम होते जा रहे हैं। और वैसे मैं आपकी सेकेंड लेवल की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन में कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ। मू फैंग कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ आपकी मदद करने के लिए। फिर तभी यहाँ पर आ जाता है मू चैन और वो ये कहने लगता है कि मास्टर वैन, आप तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते जा रहे हो। मुझे यकीन है कि अब आप भी बहुत ही जल्द एक लेवल 2 के स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर बन जाओगे। फिर तभी यहाँ पर मिस्टर वैन मू चैन से पूछने लगते हैं कि वैसे यंग मास्टर, आप कहाँ तक पहुँच चुके हो? आप अभी कितनी स्पिरिचुअल शील्ड्स को बना सकते हो? मू चैन तुरंत ही उनको दिखाता है और वो होती है 18 स्पिरिचुअल सील्स। कि फिर वो ये कहने लगते हैं कि बहुत ही अच्छे मू चैन, आपका टैलेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिर तभी वो यहाँ पर एक फॉर्मेशन मैप को लेकर आ जाते हैं, जिसके बारे में वो मू चैन को बताते हैं कि इसको बोलते हैं 9 हेवन थंडर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन, जो कि लेवल 1 के फॉर्मेशन मैप्स में से टॉप लेवल का फॉर्मेशन मैप है। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह देते हैं कि ये मेरी सबसे ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फॉर्मेशन है, जिसको सेटअप करने के लिए कम से कम यूजर को 20 स्पिरिचुअल सील्स तो बनानी आनी ही चाहिए। और अगर आप इसको एक बार सक्सेसफुली सेटअप कर लेते हो तो स्पिरिचुअल रिंग लेवल में होने वाला बंदा भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो लोग डिवाइन सोल लेवल के भी अर्ली स्टेज में होते हैं, वो लोग भी इस फॉर्मेशन को अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करते। और वो इतनी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को दे देते हैं मू चैन को गिफ्ट के तौर पर, जिससे कि मू चैन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वैन। लेकिन मिस्टर वैन मू चैन से ये भी कहते हैं कि मेरी एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तक आप इसको ठीक तरीके से सीख ना जाओ तो कोई भी बेवकूफी मत करना, क्योंकि इस फॉर्मेशन का बैकफायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो मू चैन कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखूंगा। लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं अंकल जो, और वो मू फैंग से यह कहने लगते हैं ये एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर अटैक कर दिया गया है लिव रियल्म वाले के द्वारा, जिस अटैक में हमारे एक जनरल की भी जान चली गई है। इसका अब नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो।